हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एडिटोरिया के ऑफलाइन का टेस्ट सीरीज है, उसको हम करने वाले हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, क्योंकि इसमें टोटल फाउंडेशन है और डेली बेस पर आपको एक फुल टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आज का वह उसमें एनसीईआरटी हिस्ट्री के 80 क्वेश्चन है और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन है। यह पेपर जिस सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा उत्तर भारत। कथक नृत्य उत्तर भारत से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है कि मेसोलिथिक या फिर मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि मध्य पाषाण और मेसोलिथिक युग में क्या क्या संबंधित थे। तो इसके ऑप्शन है कि इस समय पत्थर के औजारों को माइकोलिथिक कहा जाता था, ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बड़े नहीं थे, छोटे थे। तीसरा है कि इस समय पुराने किस्से के किस्म के औजार अनुपस्थित थे, तो पुराने किस्म के औजार उपस्थित नहीं थे मध्य पाषाण काल में, तो ये वाला भी गलत है। केवल एक सही थी, एक केवल किस में सही है, तो है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बसोहली शैली वह संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। बसोहली शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है रसमंजरी की रचना किसने की है? तो रसमंजरी की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानुदत्त। भानुदत्त ने रसमंजरी की रचना किए हैं, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बृहधर्म पुराण के संबंध में कथन दिए हुए हैं, तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन एक है कि इसकी रचना बंगाल में की गई है, तो ये वाला कथन सही है। दूसरा है कि इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार के मछलियां खाने की अनुमति दी गई है, तो ये वाला भी सही है। बृहधर्म पुराण में कुछ विशिष्ट मछलियों को खाने की अनुमति दी गई है। पहला और दूसरा किस में सही है? तो ऑप्शन नंबर सी में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है सही मिलान करें। सही मिलान करें तो देखते हैं क्या है। तो इसमें दिया है फर्रुखसियर। मुगल बादशाह है और किस वर्ष के थे? तो फर्रुखसियर किस समय थे? फर्रुखसियर का समय था वह था 1713 से 1719 तक। दूसरा है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल का समय था वह था 1754 से 1759। और शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल था वह था 1759 से 1806। और अहमद शाह का कार्यकाल था वह था 1748 से 1754। यानी कि ऑप्शन में देखते हैं कि पहला का बी तो ए का दूसरा, ए का दूसरा सभी में है, बी का तीसरा, तो बी का तीसरा केवल इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है कि मुगल बादशाह में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी?
तो जयसिंह सवाई राजा जयसिंह को जो किस क्षेत्र की जो है सूबेदारी मिली थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा। मालवा की जो है सूबेदारी का जो था सूबेदारी जो है राजा जयसिंह को जो है मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है कि नवपाषाण काल के जो औजारों के जो है संबंध में कथन पर विचार करना है। नवपाषाण काल के समय जो है कौन से कौन औजार थे, तो इसमें देख लेते हैं कि औजार जो है पहला के औजार पालिश किए जाते थे, तो ये वाला कथन सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, तो ये वाला भी पॉइंट सही है। तो दोनों सही है, तो दोनों किस में सही है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है सिख दत्तों तथा मिसलों की जो है संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था। सिख दत्तों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को जो है दल खालसा कहा जाता था। इनको जो है दल खालसा कहा जाता था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है कि सिखों की जो है राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का जो है कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए किया जाता था। कितना परसेंट हिस्सा संरक्षण के लिए किया जाता था, तो इसका सही आंसर होगा 20%। 20% हिस्सा जो है संरक्षण के लिए किया जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन में जो है सत्य कथन का चयन करना है। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, तो इसके जो है पॉइंट दिए हैं कि पहला है कि राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की जो है शक्ति थी, तो राजा के पास जो है कर एकत्र करने की शक्ति नहीं थी, तो पहला वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, तो ये वाला भी पॉइंट गलत है। ऋग्वैदिक काल में जो है कोई कंपलसरी नहीं था कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा, तो इसमें दोनों ही पॉइंट गलत हैं, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। उत्तर वैदिक काल की जो है सामाजिक कथन के बारे में, तो इसके जो है पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट है कि महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की जो है अनुमति नहीं दी गई थी। महिलाओं और शूद्रों को जो है वेदों की अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो ये वाला पॉइंट जो है सही है। दूसरा है कि अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो दोनों पॉइंट किस में सही है, पहला और दूसरा, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रशस्ति का जो है अर्थ क्या होता है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशंसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है। समुद्रगुप्त की जो है नीतियों का वर्णन किसने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन ने जो है समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति में जो है दक्षिणापथ के जो है शासकों की संख्या जो है 12 बताई गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है। विक्रम संवत की जो है किस शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है शासक से जो है जोड़कर देखा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के जो है तट पर किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर जो है रोकने वाले थे पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है कि पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो पल्लव काल में नगरम जो है किसे कहा जाता था? तो व्यापार के जो है संगठन को, व्यापारियों के जो है संगठन को जो है नगरम कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का जो है क्या अर्थ होता है? तो जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जन के जो है मतलब लोगों के जो है बसने की जो जगह को जनपद कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? महाजनपदों का उद्गम जो लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो यह 2500 साल पहले हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 21। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाजनपद काल के जो है संबंध में, तो महाजनपद काल के संबंध में देखते हैं कि पहला है कि हल के फल अब लोहे के बनने लगे। तो हल के जो है फल अब लोहे के बनने लगे, तो यह गलत है। दूसरा क्या है, धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया। दूसरा वाला भी गलत है। तो इसमें कौन सा है? तो ना तो पहला है ना ही दूसरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। पाणिनि के संबंध में, तो इसमें देखते हैं कि पाणिनि में क्या कहा गया कि उन्होंने संस्कृत के लिए जो है व्याकरण तैयार किए जाते थे। तो पहला वाला पॉइंट सही है। दूसरा है कि उन्होंने एक विषय क्रम में स्वर की रचना की जो है, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो दूसरा वाला पॉइंट संतुष्ट नहीं का मतलब सही नहीं है। तो पहला वाला किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, केवल 1 सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है वज्जी संघ का जो है वर्णन किस पुस्तक में है? वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो वह है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में जो है वज्जी संघ का वर्णन किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है पुरी जो कि उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने जो है बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंग वंश। गंग वंश ने जो है उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर जो है गंग वंश ने बनवाया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 25 है अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो अकबर ने बंगाल को सन 1586 ईस्वी में जो है जीता था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। दक्षिण भारतीय भक्ति संत के बारे में, तो देखते हैं पॉइंट इसमें कि पहला है कि नए नार शैव संत थे। तो ऑप्शन पॉइंट पहला सही है। दूसरा पॉइंट है कि अलवार वैष्णव संत थे। दूसरा वाला भी पॉइंट सही है। तीसरा है कि ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। तो तीसरा वाला पॉइंट गलत है, पनार जात के लोग नहीं थे। तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों को जो है हमारा क्लास पसंद आता हो तो हमारे चैनल को जो है वीडियो को लाइक कर दिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को जो है इसी तरह महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों का जो है आप लोग मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है
निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। तो देखते हैं कि पुइया पांडवों का बंदरगाह था, तो यह गलत है। पांडवों का बंदरगाह पुइया नहीं था। पुहार जो है पांडवों का बंदरगाह नहीं था। दूसरा पॉइंट है कि मदुरई चोलों का बंदरगाह था, तो मदुरई जो चोलों का भी बंदरगाह नहीं था। तो इसमें दोनों ही पॉइंट गलत है। दोनों पॉइंट गलत है मतलब इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। दार्शनिक शंकर के बारे में, तो इसमें देखते हैं कि शंकर का जो जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। तो ये वाला पॉइंट गलत है। तमिलनाडु में इनका जन्म नहीं हुआ था दार्शनिक शंकर का, तो गलत है। दूसरा है कि वे अद्वैतवाद के जो है समर्थक थे, तो शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये बात सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा है, तो ये वाला भी पॉइंट सही, उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा है। चौथा पॉइंट है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का जो है उपदेश दिया है, तो ये वाला भी पॉइंट सही है। तो दूसरा तीसरा और चौथा किसमें सही है, तो ये वाला सही है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है कि वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। तो वीर शैव आंदोलन जो है यह कर्नाटक राज्य में जो है प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 30। महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेहे कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा है, तो यह लिखा है नरसिंह मेहता ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है कि भारत में नाथ पंथ भारत के जो है किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए। तो नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए, तो वह उत्तरी क्षेत्र में जो है लोकप्रिय हुए थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई। तो मीराबाई जो है किसकी अनुयायी बन गई थी, तो वह रविदास की अनुयायी बन गई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविदास। अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है चोल काल में करों के जो है संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार कीजिए कि चोल काल में कर जो है कैसे लिए जाते थे। तो 33 प्रश्न का जो पॉइंट एक है कि वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, तो ये वाला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है कि कदमई एक भू राजस्व था, तो ये वाला सही पॉइंट है कि चोल काल में कदमई जो है एक भू राजस्व कर था, तो केवल दूसरा किसमें सही है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो कबीर का जन्म जो है जुलाहा परिवार में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो लंगर व्यवस्था की जो शुरुआत किए थे गुरु नानक साहब ने, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की है। तो संस्कृत व्याकरण की रचना जो है वह पाणिनि ने की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी। स्वामी महावीर ने जो है अपनी भाषा प्राकृत में जो है दिए थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। तो जैन धर्म में जो है देखते हैं कि मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, तो ये वाला पॉइंट सही है, समर्थन किया था। दूसरा है कि साधारण किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था, तो ये वाला भी पॉइंट सही है कि साधारण किसान वर्ग ने जो है जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था।
तो दोनों पॉइंट किस में सही है, तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में जो है दोनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का जो है संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो बनाए गए नियम थे वह किस संघ में मिलता है, तो वह विनय पिटक में जो है मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, तो यह वाला सही है। दूसरा है कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, तो ये वाला भी सही है, ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को जो है अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, तो ये वाला भी पॉइंट सही है। डी है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता की से अनुमति की आवश्यकता होती थी, तो ये वाला गलत है। तो इसमें प्रश्न में तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में पूछा है नहीं कौन सा है, तो नहीं वाला होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। तो महायान के संबंध में देखते हैं कि यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे महायान, तो यह वाला ऑप्शन सही है। उन्होंने जो है बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था महायान ने, तो दूसरा वाला भी पॉइंट सही है। तो दोनों किस में सही है, तो यह ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है कि बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है, बोधिसत्व के संबंध में। देखते हैं बोधिसत्व में जो पहला पॉइंट है कि यह अज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, तो गलत है। एकांतवास में साधना नहीं करते थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, उन्होंने गांव-गांव जाकर जो है ज्ञान दिया था। दूसरा पॉइंट है कि बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे, तो ये वाला सही है। तीसरा कि वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए, तीसरा वाला भी सही। तो 2 और तीसरा किस में सही है, तो है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है कि भारत की यात्रा पर आए हुए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम जो है काल के जो है क्रम के अनुसार सही क्रम में चुनना है। तो इसमें सबसे पहले जो है फासियन यानी कि सबसे पहले फायान आए थे, उसके बाद ह्वेनसांग आए थे, उसके बाद इत्सिन आए थे। तो यह किस में है, तो यह ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले फायान आए थे, फिर उसके बाद ह्वेनसांग आए थे, फिर इत्सिंग आए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशियाई के जो है यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम जो था वह मेगास्थनीज नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का जो है सही क्रम क्या है, विदेशी आक्रमणकारी का। तो इनका सही क्रम होगा पहले जो है हिंद यवन आए थे, उसके बाद शक आए थे, फिर हिंद पार्थिवन आए थे, उस लास्ट में कुषाण आए थे। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। सबसे लास्ट में कुषाण आए थे, पहले हिंद यवन आए थे, फिर शक, फिर हिंद पार्थिवन आए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है अशोक ने जगह जगह पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से जो है किस नाम से जाना जाता था। इन अधिकारियों को जो है धम्म महामात्र के नाम से जानते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धम्म महामात्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है
अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। तो अशोक के संबंध में देखते हैं। तो पॉइंट एक जो है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की जो है कोशिश किए थे। तो ये वाला पॉइंट जो है सही है। दूसरा है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में थे। खरोष्ठी लिपि में उनके अभिलेख नहीं लिखे गए थे, तो ये गलत होगा। तीसरा है कि अशोक ने अपने अभिलेख में कलिंग युद्ध का जो है वर्णन किया है। तीसरा वाला भी पॉइंट सही है। तो पहला और तीसरा किस में सही है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में जो है पहला और तीसरा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो मुगलों की जागीर के सुल्तानों में से जो है एकता के बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है 14वीं शताब्दी में ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का जो है चयन करना है। तो इसमें देखते हैं लीला तिलकम के बारे में क्या क्या कथन दिए गए। तो कथन एक है कि यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो यह वाला कथन जो है गलत है। दूसरा है कि इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। तो ये वाला भी कथन गलत है। तो इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ये वाला कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कथनों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो क्रम दर्शाना है कि किस क्रम में जो है अशोक के शिलालेख जो है प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से जो है कंधार में भी प्राप्त हुए हैं, महागिरी में भी प्राप्त हुए हैं, जागौर में भी प्राप्त हुए हैं, गिरनार में भी प्राप्त हुए हैं और लुम्बिनी में भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि सभी में प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 51 है कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ पर भेजा था? धम्म को प्रसारित करने के लिए उन्होंने सीरिया भी भेजा था, मिस्र भी भेजे थे और श्रीलंका भी भेजे थे। अशोक ने जो है तीनों जगह भेजा था। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वह तीनों जगह भेजे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है मौर्य साम्राज्य के अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो मौर्य साम्राज्य के जो है राजकुमारों को अक्सर राज्यपाल यानी कि गवर्नर का जो है पद दिया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। देखते हैं कि भारत को जो उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यह बड़े आकार के कारण जो है भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, सही है। दूसरा है कि समुद्र पहाड़ियों और पर्वतों के बटे होने के कारण इनको कहा जाता है, तो ये वाला भी सही है। तो दोनों किस में सही है? तो दोनों जो है ऑप्शन नंबर सी में सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो महाजनपद काल में जो है अनाज को रखने के लिए चित्रित धूसर मृत भांड का जो है प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है पांडुलिपियों का जो है क्या महत्व है? पांडुलिपियों का जो है क्या महत्व है? तो इसमें ऑप्शन पॉइंट एक है प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा है, तो ये वाला भी सही है। दूसरा है कि राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति है, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों की चर्चा, तो ये वाला भी सही है। चौथा है स्तंभ लेखों के अध्ययन में, तो ये वाला भी सही है। तो चारों सही है। तो चारों किस में सही है? तो यह ऑप्शन नंबर डी में सही है। चारों जो है ऑप्शन नंबर डी में सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? कुषाणों की जो है
दूसरी राजधानी कहाँ पर रही है, तो वह मथुरा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। प्रश्न नंबर 57 है कि अरिकामेरु नामक प्राचीन पत्तन निम्न में से जो है कहाँ पर स्थित है। अरिकामेरु नामक जो है प्राचीन पत्तन कहाँ पर स्थित है, तो वह पुदुचेरी, जबकि अब जो है पांडुचेरी पर हो गई है। तो पहले कहाँ पर स्थित थी, तो पुदुचेरी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुदुचेरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है कि जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो जातक कथाओं का संकलन जो है बौद्ध अनुयायियों के द्वारा जो है किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध अनुयायी। प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है कि दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को जो है क्या कहा जाता था। दक्षिण भारत के जो है तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को जो है क्या कहा जाता था, तो उन्हें वेल्ला कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है अफगानिस्तान से जो है प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। कंधार अभिलेख के बारे में। तो कंधार अभिलेख के बारे में देखते हैं कि इस अभिलेख पर जो है अशोक शासक का जो है आदेश उत्तीर्ण करवाया गया था। तो यह वाला सही है। दूसरा किसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था, तो गलत है, ब्राह्मी भाषा में नहीं लिखा गया था। तो केवल एक सही है, तो केवल एक सही किसमें है, तो वह ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है पुरातात्विक स्रोतों के जो है संबंध में निम्नलिखित में से जो कौन सी चीजें शामिल होती है पुरातात्विक स्रोत के संबंध में। तो इसमें जो है अभिलेख भी शामिल होते थे, मिट्टी के बर्तन भी पुरातात्विक स्रोत में शामिल थे, जानवरों की हड्डी भी शामिल थे, धातु भी शामिल थे, औजार भी शामिल थे और आभूषण भी शामिल थे। यानी कि सभी शामिल थे। तो सभी किस में है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये है जो ऑप्शन नंबर सी में शामिल है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62। प्रश्न है कि प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। तो प्रारंभिक मानव जो थे आखेटक के रूप में, जो आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में जो है एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमा करते थे। तो इसके लिए जो देखते हैं कि पॉइंट है कि एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो ये वाला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट है कि शिकार ढूंढने के कारण, तो शिकार ढूंढने के लिए भी जाते थे, तो ये भी सही है। तीसरा है कि मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, तो ये वाला भी पॉइंट सही है। चौथा है कि मौसम बदलने के कारण, तो ये वाला भी सही है। यानी कि चारों रीजन के कारण जो है यह घूमने जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। आहत सिक्के के संदर्भ में तो देखते हैं पहला पॉइंट है कि आहत सिक्का सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे। तो ये गलत पॉइंट है, गलत ऑप्शन है, गलत मतलब बात है। दूसरा है कि आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। तो ये वाला सही है, ढालकर बनाते थे। तीसरा कि यह सिक्के चांदी तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। तो यह गलत है, तो केवल 2 किस्में सही है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न है कि मथुरा के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख मिलता है। तो मथुरा के जो है उल्लेख में जो है किनका जो है उल्लेख मिलता है अभिलेख में, तो सुनारों का अभिलेख मिलता है, ये वाला भी ये सही है। दूसरा है लोहार एवं बुनकरों का मिलता है, तो ये वाला भी सही है। तीसरा है टोकरी और माला बनाने वालों को मिलता है, ये वाला भी सही है। यानी कि सभी सही है, तो सभी किसमें सही है, तो उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न है कि संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है संगमकालीन व्यापार के संबंध में। तो इसमें इसका देखते हैं। तो ऑप्शन है कि व्यापार सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का ही प्रयोग करते थे। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ये बात गलत है। तो ये बात गलत है, तो पूछा है कौन सा नहीं है, तो यही सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 66 है कि बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के जो है रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे। तो रचनाकार कौन थे, तो यह अश्वघोष थे। बुद्ध के जो जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो है अश्वघोष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। तो पहला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ था। तो ये वाला पॉइंट जो है सही है। दूसरा पॉइंट है कि इन क्षेत्रों में धेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो ये वाली भी बात सही है। तो ऑप्शन 2 जो है सही होता है। इनमें से कौन सही है, तो सी, ऑप्शन सी में जो है दोनों दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था। तो वृत्ताकार जो पथ होता था उसको क्या कहा जाता है। तो वृत्ताकार पथ को जो है पदछिड़ा कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है कि प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे। पौधों तथा जानवरों का किस आधार पर चयन करते थे। तो इसमें पॉइंट दिए हैं कि इनके बीमार होने की जो है संभावना कम होती थी। तो यह सही बात है। दूसरा है कि बड़े दाने तथा मजबूत डंडल वाले पौधे थे। तो ये वाला भी सही था। तीसरा है कि अहिंसक जानवर थे। तो ये वाला, यानी कि तीनों बात जो है सही थी। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 70 है, चोलों का जो है महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा था। चोलों का जो है महत्वपूर्ण पत्तन जो है वह पुहार था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 है, बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। तो इसमें जो है पॉइंट 1 है कि बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। तो इस वाली बात सही थी। दूसरा है कि पुरातत्वविदों को जो झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। तो ये वाली भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की जो है किस शाखा का जो है विकास हुआ था। कुषाणों के समय किस शाखा का विकास हुआ था, तो वह महायान का जो है विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सही मिलान करना है। तो किस वस्तु पर जो है कौन सा स्थान मिला था हड़प्पा जो है संस्कृति के समय। तो देखते हैं, तांबा जो है कहाँ मिला है। तांबा जो है राजस्थान से संबंधित है। और टिन कहाँ से संबंधित है, तो टिन अफगानिस्तान से संबंधित है। सोना जो है कर्नाटक से संबंधित है। तो पहला का बी इसमें नहीं है, पहला का बी इसमें नहीं है, 2 में। उसके बाद दूसरा का ए, तो दूसरा का ए इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है,
हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसमें देख लेते हैं। पहला है कि नदियों के सूखने के कारण अटके लगे, तो सही है। दूसरा है कि जंगलों के विनाश होने के कारण, तो ये वाला भी पॉइंट सही है। तीसरा है कि चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, तो ये वाला भी सही है। चौथा है बाढ़ के कारण, तो ये वाला भी सही है। चौथा है शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, तो ये वाला भी सही है। तो यानी कि सभी पॉइंट सही हैं, अटके लगाई जो सभी सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के जो अंत होने का जो है क्या परिणाम हुआ, तो इसमें जो है हड़प्पा नगरों को जो है लोगों ने छोड़ दिया, तो यह सही है। दूसरा है कि मुहरों, लेखन तथा बाटों का जो है प्रयोग बंद हो गया, तो ये वाली बात भी सही है। कच्चे माल का आयात घट गया, ये वाली भी बात सही है। तीसरा है कि नए बस्तियों की जो है संख्या बढ़ गई, ये वाली भी सही है। तो किसमें इसके चारों किसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था। तो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध वंश जो है कौन सा था, तो वह कुषाण वंश था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश। प्रश्न नंबर 77। प्रश्न है कि अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी है किसके दरबार कवि थे। तो अश्वघोष जो है किसके जो है दरबार के कवि थे, तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क। वह जो है कनिष्क के दरबार कवि थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। तो रोमन साम्राज्य में जो है भारत के जो है किस वस्तु की जो है मांग सबसे अधिक थी, तो वह काली मिर्च की जो है मांग सबसे अधिक थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिर्च। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न है कि पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित कथन का कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है नहीं है। तो पुलकेशिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखते हैं कि पहला है कि एल्होल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, तो ये वाला सही है। दूसरा है कि गुप्त के खिलाफ लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई, गुप्त के खिलाफ में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। दूसरा है कि नरसिंह के वह पुलकेशिन में हराए और वातापी पर जो कब्जा कर लिया, ये वाला भी सही है। तो चौथा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने 1610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया, तो ये वाली भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाली जो बात है वह गलत है। तो चूंकि प्रश्न में पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा। तो जाट जो है किस राजा के समय सबसे शक्तिशाली रूप से उभरा, तो वह सूरजमल के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरजमल। प्रश्न नंबर 81। प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो 16वें आपसे प्रश्न नंबर 81 से जो है 100 तक करेंट अफेयर के प्रश्न है। तो करेंट अफेयर के जो प्रश्नों को देख लेते हैं। तो 16वें वित्त आयोग के रूप में कौन से चेयरमैन कौन से नियुक्त किए गए। तो इसका सही आंसर होगा अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया को जो है 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न है केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो तहरीक ए हुर्रियत पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो सही है। दूसरा है जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाती है, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर जो प्रतिबंध लगाती है, ये भी सही है। चौथा कि जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट पे प्रतिबंध लगाती है, ये भी सही है। तो किस पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो MS स्वामीनाथन को जो है हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, तो BR कम्बोज को।
BR कंबोज को जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 84 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया जाता है? तो संयुक्त सैन्य डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में आयोजित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो कितने वर्ष के लिए शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष के जो है कार्यकाल के रूप में जो है शुरू किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी को जो है भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र INCOIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। तो इसमें दिया गया पहला कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो है तहत एक स्वायत्त संगठन है, तो यह वाला सही है। दूसरा है कि INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है, तो यह बात गलत है। तीसरा है कि इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो ये वाली भी गलत है। पहला पॉइंट सही है। तो पहला पॉइंट किस में है? तो यह जो है केवल एक ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट XPOSat के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। तो इसमें देखते हैं, पहला है कि एक्सपोसैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो कि एक्सरे पोलारीमेट्री माप के लिए समर्पित है, तो यह वाली बात गलत है। दूसरा है कि यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा, तो यह सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 किस में है? तो यह केवल बी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। प्रश्न है, निम्न पर जो है विचार करना है, जिसमें पॉइंट दिया गया है। पॉइंट देखते हैं, तो दिया गया वस्तु और सेवाओं के में जो है व्यापार पर, तो यह सही है। दूसरा है निवेश पर, तो ये भी सही है। तीसरा है बौद्धिक संपदा अधिकार, तो ये भी सही है। चौथा ई-कॉमर्स, तो ये भी सही है। तो सभी किसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर डी में सभी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 है, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। तो देखते हैं, पॉइंट 1 है कि यह जो है दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को जो सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है, तो यह बात गलत है। दूसरा है कि भारतीय नागरिकों को म्यांमार में MRF लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर जो है वीजा की आवश्यकता थी, तो ये वाली भी बात गलत है। तीसरा है कि भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है, तो ये वाली भी गलत है। तो इसका कोई भी पॉइंट सही नहीं है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 है, वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला पॉइंट है कि GST में निर्यातक अपने उत्पादक पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए कर पर जो है रिफंड के हकदार होते हैं, तो ये वाली भी पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट है कि GST केवल वस्तु करों के निर्माण एवं बिक्री पर लगाया जाता है, तो
गलत पॉइंट, ये वाली पॉइंट गलत है। तीसरा है कि जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं में केवल उनकी आवश्यकता प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये वाली पॉइंट भी गलत है। तो इसमें से कौन सा सही था? केवल एक सही था, तो केवल एक की इसमें है, केवल एक जो है ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश GNO का जो है अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन की में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। तो पहला पॉइंट है कि मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्रारंभिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजना को जो है रोकना है, तो ये वाली बात जो है गलत है। दूसरा है कि भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न समुद्री अपराधों के जो है खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पक्ति मानता है, तो ये वाला सही है। तीसरा कि भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है, तो ये वाली भी सही है। दूसरा और तीसरा किसमें सही है? तो देखते हैं दूसरा और तीसरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 केवल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का जो आदान प्रदान किया है। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसके ऑप्शन पॉइंट देखते हैं कि परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाना था, तो गलत। दूसरा है कि इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना था, तो ये वाली भी बात गलत है। तो इसका कौन सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की जो है स्थापना होगी? तो हाल ही में ड्रोन पुलिस यूनिट की जो है स्थापना किस जिले में होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य में जो है ड्रोन पुलिस यूनिट की जो है स्थापना होगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप किसने किताब पर कब्जा जमाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? तो यह किस राज्य में जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। प्रश्न नंबर 98, सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? तो सड़क हादसे में जो है बिहार का स्थान कौन सा है? तो वह है 13वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो यह 4797 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला और लास्ट प्रश्न है कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया, किस राज्य में जो है शुरू किया जाएगा? किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो वह गुजरात राज्य में शुरू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर जो है डेली बेसिस पे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक का जो है सलूशन आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। बस आप लोग इसी तरह अपना जो है प्यार बनाए रखिए। अब आगे की क्लास जो भी होगी कल होगी। जय हिंद, जय भारत।